ठीक है, और हमें भेजा जाता है, ठीक है। सबने वो बिटली लिंक से, मैं एक बारी दोबारा सबको बिटली लिंक दे रही हूँ, देखो कैसे bit.ly/नवनीत मैम के नाम से लिंक है, सारे रिकॉर्डिंग्स उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम की सारी रिकॉर्डिंग मैंने अपडेट कर दी है। आयनिक इक्विलिब्रियम के फर्स्ट पार्ट तक के सारे नोट्स अपडेटेड हैं। ये वाले जो आज रह जाएंगे इंक वाले, ये मैं डाल दूंगी, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम भी उसमें फिर फुल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीक में आपका इक्विलिब्रियम का टेस्ट भी है, तो सारी रिकॉर्डिंग, सारे लिंक आप लोग जाके एक बारी देख लेना, ताकि आपका टेस्ट अच्छा अच्छा हो सके। गुड इवनिंग मधु, ठीक है, ये डन है, सबको समझ आ गया। बिटली लिंक पे जितने भी लेक्चर्स, नोट्स जिसको भी चाहिए वो वहां से देखे। अब इसीलिए हम ग्रुप पे नहीं भेजते, क्योंकि बेटा सब इसमें अपडेट हो जाता है, तो आप ये लिंक खोलना और उस पे सारा देख लेना। बाकी किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो मेरे को आप व्हाट्सएप पे बेझिझक मैसेज करो। या बट वन थिंग, कि मैं साथ के साथ ही रिप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं जब भी उसको देखूंगी मैं रिप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है, बट मेरे को एक बार आपने मैसेज छोड़ देना है जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो मोनीटर साहब कहाँ है हमारे, कहाँ है हमारा मोनीटर, जस्ट हैंड रेस करे। गणेश, ठीक है, गणेश था कि संस्कार था, संस्कार था शायद, है ना। तो संस्कार विद इन 2 मिनट्स बेटा, 2 मिनट और वेट करने के बाद आपने अटेंडेंस नोट कर लेनी है, ठीक है, स्टार्टिंग के सेशन की, फिर एंडिंग की करना, ठीक है। चलो अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 रहेगा, ठीक है। इस वीक ही हम सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे, फिर हम रिडॉक्स करेंगे, ठीक है। रिडॉक्स के बाद आपका जीओसी आना है या हाइड्रोकार्बन आना है, एक बार ये बता दो मुझे। सिर्फ हाइड्रोकार्बन आना है ना ऑर्गेनिक में? यस मैम। फिर हाइड्रोकार्बन पे लेके चलेंगे, फिर तो हमारा सिलेबस हो ही जाना है ना। हाँ मैम ये लास्ट, फिर तो हो ही हाइड्रोकार्बन जाएगा बेटा। देखो जनवरी पूरी पड़ी है, फेब्रवरी के अगर हम 10 तक लगा लें तो बचा क्या है, सिर्फ रिडॉक्स और हाइड्रोकार्बन, यही तो रह गया। मैम हाइड्रोकार्बन तो नहीं आ रहा, जीओसी आ रहा है। अच्छा हाइड्रो नहीं आना, जीओसी आना है, तो फिर भी इजी है। चलो मतलब मैम एक उस ऑर्गेनिक का और रिडॉक्स, रिडॉक्स को तो एक ही हफ्ता लगाएंगे। मान लो मैम ये वीक में आयनिक खत्म, अगले वीक में रिडॉक्स खत्म, फिर अगले जितने भी 15-20 दिन बचेंगे हमारे पास, तो अरे भाई कंफ्यूज कर रहे हो तुम कभी कह रहे हो दोनों आ रहे हो, कभी कह रहे हो एक ही आ रहा है। मैम मैं मैम बताऊं। एक ही आ रहा है। एक जना बताओ कौन बताएगा, नंदिता बोलो चलो। मैम दोनों में से कोई एक ही आ रहा है चैप्टर, दो कौन चैप्टर नहीं आ रहे। है? मैम हाइड्रोकार्बन डिलीट है। अब गुड सृष्टि, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग वेदिका। सृष्टि आपको भी यही इन्फॉर्मेशन है बेटा कि हाइड्रोकार्बन आ रहा है? नो मैम, मतलब मैम स्कूल के हाइड्रोकार्बन सिलेबस डिलीट है। बताते हैं कि हम्म, जीओसी आ रहा है और उसका नेक्स्ट चैप्टर भी आ रहा है। मतलब जीओसी भी आ रहा है और हाइड्रोकार्बन भी आ रहा है। नो मैम, हाइड्रोकार्बन तो कटा हुआ है, वो तो उससे वो तो मतलब आगे का चैप्टर है। मैम एक मिनट में चेक करके बताओ जीओसी के बाद कौन मेरे सा को है। व्हाट्सएप करना, मेरे को अपना सारा सिलेबस व्हाट्सएप कर देना, जिसको यस भी मैम। पता है प्रॉपर, ठीक है। नंदिता आप करना, चाहे कोई भी एक बच्चा मेरे को व्हाट्सएप जरूर कर दे। ओके वैसे मैम। कल के ग्रुप में भी मैंने किसी बच्चे को बोला था, तो मैं एक बार देख लेती हूँ कि उन्होंने मैसेज किया है या नहीं। हाइड्रोजन डिलीट है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक के एलिमेंट के ब्लॉक ये सब डिलीटेड है। हाँ ये तो मुझे पता है हमें। और ये इन्वायरमेंट केमिस्ट्री ये हम्म, डिलीट है। ये तो कुछ है भी नहीं इसमें खास, केमिस्ट्री सिलेबस। हाँ इन्होंने जीओसी और हाइड्रोकार्बन दोनों लिखे हुए हैं, एक बच्चे ने, मुझे नाम नहीं पता। यस मैम, दोनों आएंगे। तो 3 चैप्टर रह रहे हैं फिर हमारे, ठीक है। चलो देखते हैं फिर 3 के हिसाब से, थोड़ा जल्दी जल्दी भागेंगे, पर तुम्हें फायदा है, तुम्हारे तो 2 घंटे में लेक्चर लगते हैं ना। हाइड्रोकार्बन आ रहा है। हम्म, चलो ठीक है, जो भी है। चलो फिर हम अपना आयनिक इक्विलिब्रियम तो करें शुरू। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 5 ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेक्चर 5 करते हैं हम आयनिक इक्विलिब्रियम का। तो क्या क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट हमने पढ़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट हमें पता है, ली चैटलियर हमें पता है,
सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमारे लिए थोड़ा नया है। टाइप ऑफ सॉल्ट देखेंगे, ये भी नहीं हमें पता, बफर सॉल्यूशन हमें नहीं पता, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ना है और फिर कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने बेटा पहले भी करा था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए किसी सॉल्यूशन में। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट कंप्लीटली आयोनाइज और डिसोसिएट्स इन अ सॉल्यूशन। जैसे HCl है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और इसको हमने अल्फा वैल्यू के अकॉर्डिंग भी पढ़ा था कि अल्फा वैल्यू नियरली इक्वल टू 1 होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। और अल्फा वैल्यू होती क्या है? अल्फा वैल्यू होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, यानी नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन, आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे। सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 1 होती है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से थे? वीक इलेक्ट्रोलाइट वो है दैट डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस जो कम्प्लीटली सॉल्यूशन, आयोनाइज नहीं होते। नहीं होते। वेरी गुड। और इसमें अल्फा वैल्यू क्या रहती है बेटा? लेस देन 1। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमें पता थे कौन से? जो आयंस प्रोड्यूस नहीं करते वाटर में, और उनके सॉल्यूशन जो हैं वो कंडक्ट भी नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल क्या था? कोई यूरिया का एग्जाम्पल ले लिया, ग्लूकोज का, शुगर सॉल्यूशन का, ये सारे एग्जाम्पल थे। यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस नहीं प्रोड्यूस करते। और बेटा अगर आयंस प्रोड्यूस नहीं करते देन वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो उस पे क्रॉस नहीं करते। ठीक है, अब डिसोसिएशन करते हैं हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। डिसोसिएशन कैसे दिखा सकते हैं हम? एसिटिक एसिड क्या डिसोसिएट करता है? एसिटिक एसिड वीक एसिड है और ये डिसोसिएट करता है CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन में। सिमिलरली HCl कैसे डिसोसिएट होता है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव है दोनों ही केसेस में है, तो इस H पॉजिटिव को आप क्या बोल सकते हो? कि इट इज अ कॉमन आयन। सो हियर वी कैन सी दैट H पॉजिटिव इज अ कॉमन आयन। तो कहीं जैसे हम कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ते हैं ना, तो बेटा कॉमन आयन इफेक्ट में हम यही बोलते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट में देखो क्या होता है कि अल्फा वैल्यू, जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू है ना, वो डिक्रीज होती है। कब डिक्रीज होती है? जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या करें? कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दे। लेकिन ऐड कौन सा करना है? जिसमें कोई कॉमन आयन हो। अब जैसे यहाँ पे बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड लिया था, ये H पॉजिटिव इसमें भी है, उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप वही डालोगे जिसमें H पॉजिटिव आयन भी हो। तो जब हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं तो उसकी अल्फा वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो ये बातें हमें किसने बताई? कॉमन आयन इफेक्ट ने। सो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कंसीडर्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये मुझे बताओ, सब बच्चों को क्लियर हुआ कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? कॉमन आयन इफेक्ट है हमारा कि जब भी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो वो क्या करता है? अल्फा की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है जब वीक में हम क्या डालें? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो कौन से ऐसा इलेक्ट्रोलाइट? ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है बेटा, नाम क्या है? कॉमन आयन। तो आपको ये नहीं है कि एक एसिटिक एसिड ले लिया, आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप कोई NaCl डाल रहे हो। ठीक है, वो चीज नहीं, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें दो चीजें कॉमन भी हो, तो कॉमन आयन इफेक्ट उसको बोलेंगे। अब जिसको क्लियर है वो मेरे को हाई फाइव कर दो फटाफट से। यस, गिव मी हाई फाइव। हाँ, जिसके ठंडे हाथ है वो नहीं लगाएगा मुझे ठंडा हाथ। ठीक है, वो यस मैम लिखेगा। हाँ, ये सारे ठंडे हाथ कहाँ से होंगे? सभी रजाई में बैठे होंगे आराम से गर्म करके, है ना? नो मैम। नो, फिर ठीक है भाई। हाँ, चलो अब हम पढ़ते हैं लीच एटलियर। लीच एटलियर जी को भी हम पढ़ के आ चुके हैं। लीच एटलियर मैंने आपको बताया था डॉग के एग्जांपल से। ठीक है ना, ये याद है हमें कि इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां पे उसके चेंज जो है बेटा वो मिनिमम हो। ठीक है ना, मिनिमाइज हम क्या कर सके चेंजेस को और इक्विलिब्रियम को, फिर ताकि इक्विलिब्रियम नई कंडीशन के अंडर दोबारा बन सके। तो इसको हम रिपीट नहीं करते क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, बार बार एक ही चीज को हम रिपीट नहीं करेंगे। कॉमन आयन भी हमने कर लिया। अब हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो है इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? प्रोसेस ऑफ किसकी इंटरेक्शन। अब हम बात करेंगे कि किसी भी केटायन और एनायन की
वाटर के साथ इंटरेक्शन कैसी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। मींस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वाटर, किसकी, वाटर की इंटरेक्शन किसी भी केटायन, किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के साथ, और बोथ द सॉल्ट, और दोनों सॉल्ट की आपस में कैसी रहती है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। दैट वुड बी कंसीडर्ड एज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम क्या लेंगे कि CH3COO नेगेटिव एक एनायन ले लिया, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराई, तो इसने क्या बना दिया, CH3COOH OH नेगेटिव। एक तो ये हो गया, एसिड बन गया। दिस इज अबाउट द एसिड्स। अब आपने कोई साइनाइड आयन ले लिया, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराई, वो भी HCN बना देता है, OH नेगेटिव हमारे पास बाहर आ जाता है, ये HCN भी हमारे पास एक एसिड है। ठीक है, मींस किसी भी केटायन या एनायन की वाटर के साथ जब इंटरेक्शन होती है या दो सॉल्ट की आपस में इंटरेक्शन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस है। दैट वुड बी दो सॉल्ट की, कैसे, मान लो एक H पॉजिटिव है और एक OH नेगेटिव है, तो ये भी वाटर के साथ बनाए, ये वाटर मॉलिक्यूल ही बना रहे हैं दो सॉल्ट मिलके। अब किसी सॉल्ट की आप ले लो Na पॉजिटिव की भी वाटर के साथ इंटरेक्शन बना के वो क्या बनाता है, इस तरह के जितने भी एग्जांपल है दे ऑल विल कैरी इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो बेसिस के साथ अब हम उसकी रिएक्शन देखते हैं। पहले हमने यहाँ पे एसिड बनाए थे, ये एसिटिक एसिड बन गया था, ये हाइड्रोसाइनाइड एसिड बना है। अब हम बेसिस बनाएंगे। जैसे मान लो बेस बनाने के लिए आप रिएक्शन किसकी लोगे, किसी पॉजिटिव चार्ज की। अमोनिया 4 पॉजिटिव के साथ NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन वाटर के साथ क्या बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, H पॉजिटिव आयन बाहर निकलता है, तो ये हमारे पास बेस का एग्जांपल आ गया। ठीक है, ऐसे ही कोई एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव अगर वाटर के साथ कनेक्ट कर रहा है तो वो क्या बना देता है, एल्यूमिनियम OH, और यहाँ पे 2 पॉजिटिव का चार्ज प्लस H पॉजिटिव, तो ये भी किस चीज का एग्जाम्पल हो गया, ये भी बेस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो किसी भी पॉजिटिव को, अगर ये चीज ध्यान रख लो, नेगेटिव की बेटा अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज को वाटर के साथ ट्रीट करवा रहे हैं तो दैट वुड बी द एग्जांपल ऑफ एसिड। अगर किसी पॉजिटिव को वाटर के साथ ट्रीट करवा रहे हो तो दैट वुड बी द एग्जांपल ऑफ बेस। क्लियर हुआ ये सबको? यस यस मैम। ये ऐसा मुझे ही लग रहा है या तुम्हें भी लगता है कि अगर हम कैप डालते हैं तो हमें सुनाई कम देने लगता है? यस मैम। है ना, ऐसा होता है ना, मुझे लगा शायद मेरी पावर कम हो रही है सुनने की। चलो कोई बात नहीं, अब ठंड से बचने के लिए ये भी कर लेते हैं, कम ही सुन लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस। अगर हम बेटा कोई सॉल्ट लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का, वो हाइड्रेटेड होता है, ओनली गेट हाइड्रेटेड नॉट हाइड्रोलाइज्ड। अब ये बात इन्होंने लिखी है, मेरे को ये बताओ कि इसमें डिफरेंस क्या है, ओनली गेट हाइड्रेटेड नॉट हाइड्रोलाइज्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेटेड एंड हाइड्रोलाइज्ड? कोई मुझे बता सकता है कि हाइड्रेटेड और हाइड्रोलाइज्ड के बीच में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन? मैम हाइड्रोलाइसिस मैम कंपाउंड की ब्रेकिंग होती है यूजिंग वाटर। और हाइड्रेशन क्या होती है? मैम हाइड्रेशन एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है मैम। ठीक है, देखो बेटा हाइड्रेटेड क्या होता है, हाइड्रेटेड का कोई अगर हम एग्जांपल लेना तो हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि उसका टूट जाना केमिकल प्रोसेस में। सॉरी, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का उसके साथ अटैच होना, जबकि हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है कि टूट जाना। देखो जैसे कई बार हम लिखते हैं ना बेटा कि कॉपर सल्फेट अलोंग विद 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो इसका मतलब है कि दिस इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये क्या है, कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट है कि वाटर मॉलिक्यूल आके उसके साथ जुड़ गए हैं। और हाइड्रोलाइज का क्या मतलब है, जैसे हम बोलते हैं ना कि HCl को अगर हमने वाटर में डाला तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देता है, यानी कि उसका डिसोसिएट हो जाना। ठीक है ना, वो चीज होती है हमारे पास हाइड्रोलिसिस। डिकम्पोज होना मीन्स हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रेटेड का क्या मतलब हुआ कि एडिशन ऑफ वाटर। तो अगर हम सॉल्ट लेते हैं कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या बेसिस का, तो वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है ना, जैसे ये भी तो सॉल्ट का ही एग्जांपल लिया मैंने, कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, तो वो टूटेगा नहीं, कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव नहीं देगा, वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ आके जुड़ जाते हैं।
ठीक है, वेयर एज अदर टाइप ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अदर टाइप डू गेट हाइड्रोलाइज्ड। और अगर हम कोई और सॉल्ट ले ले, मान लो मैंने NaCl ले लिया, NaCl ले लिया, तो NaCl क्या करता है, वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है ना। तो कोई एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल, उनमें हाइड्रेटेड का क्या मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ आके जुड़ेंगे, और हाइड्रोलाइज्ड का क्या मतलब है कि वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया एग्जाम्पल, CuSO4 और 5 water. If cation is formed from a strong base or if anion is formed from strong acid, क्या कह रहे हैं कि अगर कोई केटायन हमने कहां से बनाया, किसी स्ट्रॉन्ग बेस से। केटायन क्या होता है, कोई पॉजिटिव चार्ज वाला, वो स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, और एनायन जो नेगेटिव चार्ज वाला है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का है, ठीक है। देयर विल बी नो हाइड्रोलिसिस, तो उनमें हाइड्रोलिसिस नहीं होती, तो उसमें क्या होती है, हाइड्रेशन होती है, ठीक है ना। उसमें क्या होती है, हाइड्रेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है हमारे पास, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, H2SO4, HClO4। अगर हम H पॉजिटिव को रिमूव कर दे तो एनायंस हमें क्या मिलेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फेट और ClO4 नेगेटिव। मींस ये एनायंस है किसके, स्ट्रॉन्ग एसिड के। स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन है तो दे विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, तो ये हाइड्रोलिसिस में नहीं जाते, ठीक है। सिमिलरली बेसिस कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये केटायन है स्ट्रॉन्ग बेसिस के, देयरफॉर नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, तो ये भी हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हुई। एक ही बात हमें याद रखनी है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट होते हैं ना, दे डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, वो हाइड्रोलिसिस नहीं करते। दे शो द फॉर्मेशन ऑफ, क्या शो करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स, अगर मैं इसकी बात करूं तो वो क्या करेंगे, जनरली वाटर मॉलिक्यूल्स उनके साथ आके जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम कोई केमिकल ले रहे हैं तो उसके साथ आके वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, वो टूटते नहीं है, दे डू नॉट गो हाइड्रोलिसिस। ये बात सबको क्लियर हुई, यस, इज इट Yes, क्लियर। ma'am. फटाफट से सारे बच्चे, ओनली नंदिता, ये सही बताया था, बिल्कुल बिल्कुल सत्येंद्र, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के कुछ टाइप्स करते हैं, कुछ एब्रीविएशंस है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, उसको हम एस से, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस, WaWb, SaSb से हम इसको लिख सकते हैं। और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब देखो बेटा हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट है, तो 4 टाइप ऑफ सॉल्ट हम कैसे बनाएंगे कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करे, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करे, कोई वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या वीक एसिड वीक बेस के साथ। तो ये 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ले लो, स्ट्रॉन्ग वीक, वीक स्ट्रॉन्ग और वीक वीक, ये 4 तरह के सॉल्ट्स हम कर सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 सारे सॉल्ट देखेंगे कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या बनेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमें पता है HCl होता है, HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। स्ट्रॉन्ग बेस हमें पता है NaOH, वो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है, ठीक है। तो इसका सॉल्ट का एग्जांपल क्या होता है, NaCl, ठीक है। इसमें सॉल्ट का एग्जांपल क्या होगा, NaCl। तो अब हम क्या कह सकते हैं, सो नाइदर Na पॉजिटिव नोर Cl विल रिएक्ट विद वाटर एज दे आर केटायन ऑफ एनायन, केटायन एंड एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। यही चीज तो हमने पढ़ी ना कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब सॉल्ट बनता है, देन इट विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, तो ये हाइड्रोलिसिस की टेक्निक को नहीं फॉलो करता। यही इन्होंने बोला कि इसमें से ना तो Na पॉजिटिव ना ही Cl नेगेटिव जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ये केटायन और एनायन है किसके, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के। तो ओवरऑल pH जो होगी वाटर की एट 25 डिग्री सेल्सियस विल बी 7 रहेगी, और उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो स्ट्रॉन्ग है तो pH भी क्या रहेगी, 7, मतलब एग्जैक्टली वो न्यूट्रल रहेगा। ना तो उसमें सॉल्ट एसिड की प्रॉपर्टीज होंगी ना ही बेस की, क्योंकि एसिड भी पूरा स्ट्रॉन्ग लिया आपने, बेस भी पूरा स्ट्रॉन्ग लिया, तो वो एक न्यूट्रल नेचर शो करेगा, ठीक है ना। तो उसकी pH वैल्यू क्या होगी, 7, और उस पर कोई भी चेंजेस हमें दिखते हुए नहीं लगेंगे। क्लियर ये बात सबको, हाँ न्यूट्रल, बिल्कुल सही नंदिता। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, वेरी गुड। अब हम देखते हैं बेटा वीक एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया।
एसिड वीक ले लो और बेस क्या ले लो, स्ट्रॉन्ग। अब वीक एसिड कौन सा ले लिया, एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा ले लिया, NaOH। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा इसमें से, ठीक है, ये आयोनाइज हो जाएंगे। दिस विल गेट आयोनाइज्ड इन एन एक्वस सोल्यूशन। CH3COOH NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे तो हाइड्रोलाइज होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, ये H2O बाहर चला जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, CH3COONA। CH3COONA अब डिकम्पोज भी हो जाएगा वाटर में, मींस इट विल गिव हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ये हाइड्रोलिसिस भी शो करेगा। CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में जुड़ जाएगा। अब वैल्यू कौन सी शो करेगा, वीक एसिड लिया था आपने और स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, ठीक है, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज होके एक्वस सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग सोल्ट बनाएगा। किस तरह का सोल्ट होगा ये, स्ट्रॉन्ग सोल्ट होगा। अच्छा ये बताओ फिर इसकी पीएच जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, एसिडिटी पे या बेसिसिटी पे। इसकी पीएच लेस देन 7 होगी या ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7। बिल्कुल सही। जो चीज स्ट्रॉन्ग होती है बेटा उसके अकॉर्डिंग इसका पीएच भी क्या हो ग्रेटर जाएगा, देन 7। ग्रेटर देन 7। वेरी गुड, ठीक है, तो यही चीज है। Na पॉजिटिव इज अ कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, सो विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, तो ये तो हाइड्रोलिसिस नहीं देगा। एसिटेट आयन फॉर्म अंडर हाइड्रोलिसिस इन वाटर, एसिटेट आयन जरूर बन जाएगा वाटर के साथ रिएक्ट करके। एसिटिक एसिड बीइंग अ वीक एसिड remains unionized in the solution, this results in the increase of OH concentration, और solution क्या हो जाएगा, alkaline यानी कि बेसिक नेचर का, और pH क्या होगी इस केस में, ग्रेटर देन 7, pH is greater than 7। ये क्लियर हुआ सबको, यस, गुड, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हमने ये वाला भी करा था ना, एट 25 डिग्री सेल्सियस के ए कैसे निकाल सकते हो, पीएच का फॉर्मूला क्या था, 7 + 1/2 P of Ka प्लस log C। तो Ka क्या होगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ए तो हमारे पास एसिड के लिए होता है, और C क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन जो कि हाइड्रोलाइज हुआ है, ठीक है। कौन सा एनायन आ जाएगा इसमें, CH3COO नेगेटिव वाला, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अब हमें क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है और वीक बेस लेना है। स्ट्रॉन्ग एसिड हमने कौन सा ले लिया, HCl ही लेंगे। वीक बेस हमने ले लिया अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। NH4OH की Cl के साथ करी तो वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर जाएगा, ये क्या बना देगा, NH4Cl अलोंग विद वाटर, ठीक है। अब NH4Cl कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्लोराइड आयन एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, हाइड्रोलाइज कौन सा करेगा, NH4OH। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, तो पीएच वैल्यू किसके अकॉर्डिंग होगी, एसिड के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, एसिडिक, पीएच लेस देन 7, और ये किस नेचर का होना चाहिए, एसिडिक नेचर का, ठीक है। तो वही चीज है, अमोनियम आयन फॉर्म्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, ये इस तरह से आ जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस वीक है तो वो अनआयनाइज्ड रहेगा, और ये रिजल्ट क्या करेगा, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक और पीएच लेस देन 7, ठीक है। यहाँ तो सारी बात सही रही कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में पीएच 7, अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो वो बेसिसिटी को शो करके पीएच ग्रेटर देन 7, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो एसिडिक नेचर शो करेगा और पीएच क्या रहेगा, लेस देन 7। अब हम लेंगे कौन सा केस, वीक वाला, दोनों का। अच्छा इसका भी फॉर्मूला क्या रहेगा पीएच का, पीकेबी पे माइनस होता है 7 - 1/2 पीकेबी log of C, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। चलो अब लास्ट आ गया हमारे पास सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस का हम लेंगे, दोनों ही वीक लेने हैं, ठीक है। वीक लेने के लिए हमने क्या एग्जांपल ले लिया, CH3COO NH4 का, यानी एसिटिक एसिड, और यहाँ पे NH4OH वाला, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा और ये हमें इस तरह के आयंस दे रहा है। अब दोनों ही क्या कर रहे हैं, वीक बेस है, दोनों ही हाइड्रोलाइज होंगे, CH3COO नेगेटिव भी, NH4 पॉजिटिव वाला भी, तो ये हमारा वीक एसिड और ये वीक बेस ले लिया हमने। तो अब इस केस में पीएच की वैल्यू कैसे रहेगी, ये बताओ। डिपेंड ऑन रिएक्शन, हाँ ये किस पे रिएक्शन पे डिपेंड डिपेंड करेगा, करेगा, क्या करेगा,
रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, ये अब आपकी रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो कि अगर पीएच की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 + 1/2, pH इज इक्वल टू 7 + 1/2, 1 pKa - pKb है। तो अगर तो बेटा हमारा pKa - pKb क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो pH हमारा ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू हमारी लेस देन 0 है तो हमारी pH की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेस देन 7। यानी कि ये डिपेंड करता है इन दोनों वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, ग्रेटर देन 7 पे ये बेसिक हो जाएगी, लेस देन 7 पे क्या आ जाएगी, एसिडिक। एसिडिक। गॉट माई पॉइंट? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ओके, नो मैम। दैट्स ग्रेट। सो ये फॉर्मूलाज हैं हमारे पास फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। pH इज इक्वल टू 7 + 1/2, हाफ pKa + log C। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के लिए क्या थी, 7 - वीक एसिड और वीक बेस के लिए है 7+। ठीक है, अच्छा 1 मिनट आप मुझे एक्सक्यूज कर सकते हो, बाहर मेरे घर पे कोई है नहीं और डोर पे कोई आया है तो मुझे पार्सल लेने जाना पड़ेगा। ओनली फॉर 2 मिनट्स, भाग मत जाना कोई भी बच्चा। ठीक है, यस मैम। जस्ट गिव मी मोमेंट। Yes, let's just continue. Sorry for the excuse. चलो ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूलाज हमारे पास लिखे हुए हैं बेटा। ये फॉर्मूलाज हमारे काम आएंगे कब, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कि किसी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, 7 + 1/2 pKa
प्लस log C। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के लिए 7 माइनस हो जाता है, ठीक है। अगर आपका एसिड वीक है, ठीक है, और बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपको प्लस रखना है, पॉजिटिव होगा। और अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक क्या है, बेस है, तो हमें क्या रखनी है, वैल्यू नेगेटिव रखनी है। और वीक एसिड और वीक बेस के लिए pKa माइनस pKb होता है, और ये वैल्यू डिपेंड करती है, इसकी pH वैल्यू डिपेंड करती है pKa और pKb वैल्यू पे, ठीक है। यस मैम। दैट्स ग्रेट। चलो नेक्स्ट करेंगे बेटा हम बफर सॉल्यूशन के बारे में। बफर सॉल्यूशन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। बफर सॉल्यूशन क्या कहता है कि आप देखोगे ना, हमें लैब में जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं तो हमें पहले बफर सॉल्यूशन बनाने पड़ते हैं। तो बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए ना टैबलेट्स आती हैं, आजकल तो गोली मिलती है, वो pH 4 की, अगर आप उसको डिसॉल्व करते हो वाटर में, आपका ऑटोमेटिकली 4 pH का सॉल्यूशन बन जाता है, 4 की, 7 की, 14 की। तो इस तरह की टैबलेट्स भी होती हैं, ठीक है। जनरली नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन, बिल्कुल सही है, हमेशा क्या करता है, रिएक्शन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, बट ये कैलिब्रेशन में काम करता है। कि मान लो कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करने लगते हो ना, तो हमें सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को क्या करना पड़ता है, कैलिब्रेट करना पड़ता है। कैलिब्रेट का क्या मतलब है कि आपको उसको किसी फिक्स वैल्यू पे लेके आना है। तो फिक्स वैल्यू पे आप कब लेके आओगे, जैसे मान लो आपको pH मीटर चलाना है, तो आप उसको पहले एक सॉल्यूशन बनाते हो, बफर सॉल्यूशन pH 4 का। आपको उसका पता है कि ये pH 4 है, तो उसी के सॉल्यूशन में रॉड डिप करके हम उसको 4 पे लाके छोड़ देते हैं कि अब ये कैलिब्रेटेड हो चुका है, ये पक्का 4 पे ही है। तो बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, which resist a change in pH upon addition of a small amount of acid or base। कि जो रेजिस्ट करते हैं, चेंज नहीं होने देते pH को, ठीक है ना, pH को वो चेंज नहीं होने देते। अगर आप उसमें कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डाल रहे हो तब भी वो उसकी चेंजेस को चेंज नहीं होने देते। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है ना। सोल्यूशन जो रोकते हैं, किस चीज को रोकते हैं, चेंज इन pH को, ताकि अगर आप कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस उसमें डालते हो ना, तो उसमें क्या होता है, चेंज इन pH वुड बी देयर, ठीक है। सो चेंज इन pH ना हो, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज बफर सॉल्यूशन। तो pH का बफर सॉल्यूशन जो है वो चेंजेस होता रहता है ऑन एडिशन ऑफ एसिड और बेस, बट वो हमेशा लेस रहेगा, किससे, बट इट वुड बी लेस देन द चेंज दैट वुड हैव occurred had इट नॉट बीन अ बफर। मीन्स क्या मतलब है इस लाइन का, ये उससे लेस होगा। मान लो अगर आपने बहुत सारा एसिड ऐड करा है, अब सॉल्यूशन जो है वो सारा का सारा एसिडिक बन जाएगा, लेकिन अगर हमने उसमें ऑलरेडी बफर ऐड कर रखा है तो वो उसको उतना एसिडिक नहीं होने देता जितना उसने बफर के बिना होना था, ठीक है ना। कई बार ऐसे सॉल्यूशन होते हैं कि एसिड ज्यादा डल जाता है, तो अगर हम उसमें बफर ऐड कर दे तो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो चेंज इन पीएच को चेंज होने से रोकते हैं अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डाल रहे हो, ठीक है ना। अगर हमने बहुत ज्यादा अमाउंट में एडिशन कर दी एसिड और बेसिस की, तब भी वो उनके इफेक्ट को थोड़ा कम शो करते हैं अगर बफर सॉल्यूशन हमने डाल रखा है। क्लियर हुई बात, बफर क्या होता है। सिर्फ नंदिता को, बाकी बच्चों का क्या सीन है, मधु, संस्कार, विनोद, सतेंद्र। अब मुझे ये वाली क्लास के बच्चे तो एटलीस्ट याद होने लग गए हैं। खुशबू का मुझे पता है, मैं बताती हूँ मुझे कौन कौन सा बच्चा मुझे लगता है कि रोज आता है। ASN आता है, ठीक है, इसका नाम मुझे नहीं पता अभी तक, है ना। ASN का नाम क्या है, बट मैंने देखा है ये आता जरूर है। बनी भी आता है, एकता आती है, गणेश मुझे पक्का वाला याद है, आयुष, हाँ आयुष, ठीक है। खुशबू मुझे पता है आती है, मधु आती है, मयंक आता है, नंदिता आती है, निधि, निधि आती है हर रोज, सलोनी का पता है, संस्कार तो पता ही है, सतेंद्र का पता है, सौरभ का पता है, वेदिका का भी मुझे नाम याद है, विनोद, विशाल, विवेक, सबका ही ऑलमोस्ट है, सारे बच्चे रेगुलर वाले ही हैं। हाँ गुड। अब संडे को पेपर अच्छा अच्छा करना इक्विलिब्रियम का, ठीक है। चलो अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं बेटा बफर के ही। इफ वी टेक अ नोन बफर्ड सॉल्यूशन ऑफ pH 8, हमने कोई नोन बफर सॉल्यूशन ले लिया जिसका pH क्या था, 8 था, एंड अ लिटिल अमाउंट ऑफ HCl, एसिड ऐड किया आपने, और उसका pH कहाँ ड्रॉप हो गया, 5 पे, ठीक है, एंड द pH ड्रॉप्स डाउन टू 5। दैट मीन उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है H पॉजिटिव की वो 1000 टाइम इंक्रीज हो गई। हमने क्या बोला कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या हुई है, 1000 टाइम इंक्रीज हुई।
मींस अगर किसी H पॉजिटिव की इनिशियल वैल्यू 10⁻⁻8 मीटर थी तो उसका pH 8 होगा ना। तो pH वैल्यू क्या होती है 8, 10⁻8 हो तो pH वैल्यू उसकी 8 होती है। अब अगर ड्रॉप डाउन होके 5 हो गया मींस pH क्या हो गई 5, तो कितना 10⁻⁻5 तो मींस 1000 टाइम इंक्रीज हुआ ना, 10⁻3 टाइम इंक्रीज हुआ, तभी तो pH वैल्यू क्या रह गई 5। अब हमने क्या डाला कि एक बफर सॉल्यूशन ले लिया हमने, ठीक है। वी टेक अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 8। अगर आपने कोई बफर सॉल्यूशन उसमें ऐड करा है, अब हम बफर की पावर देखते हैं कि जब तो आपने नहीं ऐड करा था तो कॉन्सेंट्रेशन 1000 टाइम इंक्रीज हुई थी। 1000 टाइम बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई बफर सॉल्यूशन डाल रखा है और सेम क्वांटिटी का वही HCl आपने उसमें ऐड किया तो pH ड्रॉप होती है सिर्फ 7.8 तक। वहां कहा 3 पॉइंट नीचे आ गई थी, यहाँ पे सिर्फ 0.2 डिक्रीज आया कि अगर हमारा pH 8 था तो ड्रॉप डाउन होके कितना आ गया 7.8 ओनली। दिस इज द पावर ऑफ बफर सॉल्यूशन। अब पता चला बफर की पावर कितनी है। यस, क्लियर हुआ सबको कि कितनी पावर है बफर की। Yes, ma'am. दैट्स ग्रेट, गुड। चलो अब हम बफर के भी टाइप होते हैं, ठीक है ना। बफर के भी टाइप है हमारे पास। सबसे पहला आता है एसिडिक बफर, फिर आता है बेसिक बफर और फिर आता है सॉल्ट बफर। अब हम देखते हैं एसिडिक बफर क्या होता है बेटा। एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। उसमें क्या होता है, एक वीक एसिड होगा और सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है ना। वीक एसिड एसिटिक एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट मींस CH3COO इसका सॉल्ट होगा। HCN और KCN का भी सॉल्यूशन हो सकता है। मींस एसिडिक बफर में एसिड तो वीक होगा लेकिन सॉल्ट किसका होगा, किसी स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा। वो होते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन। और क्या CH3COOH और NaOH ये चीजें ली तो हमारे पास सॉल्ट क्या आ गया CH3COONA। अगर इनिशियली हम 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड ले रहे हैं तो हम उसमें 1 मोल ऑफ NaOH ऐड करेंगे, फिर वो न्यूट्रलाइज करके क्या बनाते हैं हमारे पास 1 मोल ऑफ CH3COONA। तो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन हमने तो 2 मोल्स लिए थे एसिडिक एसिड के, न्यूट्रलाइजेशन के बाद भी हमारे पास 1 मोल ऑफ CH3COOH यानी 1 मोल एसिटिक एसिड का बचा है और 1 मोल किसका रह जाता है, जो सॉल्यूशन से बन गया है, जो उससे CH3COONA बना है। तो वो दोनों टुगेदर क्या बनाते हैं, एसिडिक बफर। फिर ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एसिडिक बफर। मींस एसिडिक बफर में हमारे पास क्या होता है, एक वीक एसिड और एक कोई स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट होगा। क्लियर ये सबको। अब ये तो हो गया एसिडिक बफर। अब बेसिक बफर में क्या लगता है क्या होगा, ये एसिडिक बफर तो हमने पढ़ लिया कि उसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो क्या लगता है बेसिक बफर में क्या होना चाहिए, मैम इसका बॉडी वीक बेस का सॉल्ट होना चाहिए, है ना। अब हम देखते हैं कि जो हमें लगता है क्या वो सच है। बेसिक बफर में बिल्कुल वीक बेस और वीक बेस ले लो सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे बेसिक में इसमें क्या था, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, इसमें वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होगा। यही चीज हमने बोली थी कि कोई वीक बेस होगा और एसिड कौन सा होगा, सॉल्ट किसका होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो वही चीज आ जाएगी, कोई NH4OH ले लिया या NH4Cl, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बफर बनाते हैं, बेसिक बफर, ठीक है। ये C6H5NH2 एनिलीन होता है, एनिलीन के साथ C6H5NH3Cl, एनिलीन का ही सॉल्ट ले लिया हमने, उन दोनों ने मिलके क्या बना दिया हमारे पास। ये वाला एग्जांपल मत लर्न करो, थोड़ा सा ट्रिकी है, लीव इट, यू कैन जस्ट लर्न दिस एग्जांपल। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये HCl से बना होगा। ये सॉल्ट जो है NH4OH प्लस HCl से मिलके बना है, जिसने क्या बना दिया NH4Cl और वाटर। इसके ऑलरेडी हमने 2 मोल्स लिए थे NH4OH के, जैसे हमने पहले उसमें 2 मोल्स लिए थे एसिटिक एसिड के, फिर एक बचेगा NH4OH और दूसरा सॉल्ट आपके पास क्या आ गया NH4Cl। तो ये हमारा क्या हो गया बेसिक बफर, ठीक है।
तो ये चीज ध्यान रखनी है। एसिडिक बफर में हमारे पास क्या था, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। बेसिक बफर में हमारे पास क्या होगा, वीक बेस होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होगा। ठीक है, ये चीज, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट। क्लियर। अब चलो, इनको तो फिर भी गैस करना इजी था, बेसिक बफर और एसिडिक बफर को। अब ये सॉल्ट बफर में क्या हो सकता है, उसका कौन बताएगा? उसमें क्या लगाएंगे दिमाग हम, उसमें कैसे होना चाहिए? एसिडिक बफर और बेसिक बफर हमने गैस कर लिया, एसिडिक से हमने बेसिक की कंडीशन गैस कर ली, बट व्हाट अबाउट द लास्ट वन? मैम दोनों वीक होंगे, वीक बेस वीक एसिड। चलो देखते हैं। अरे ये क्या, थर्ड वाला कहाँ गया हमारा? सिलेबस में ही नहीं है मैम, इसलिए है ही नहीं। सॉल्ट बफर। सॉल्ट बफर में दोनों ही वीक होते हैं। ठीक है, वीक ही एसिड लेते हैं हम और वीक ही बेस लेते हैं, वही दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, सॉल्ट। बट ये भी जरूरी नहीं है दोनों ही वीक लें, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस भी हमारे पास मिलके सॉल्ट ही बनाएंगे। ठीक है ना, चाहे आप लो बेटा एसिटिक एसिड की रिएक्शन ले लो NH4OH के साथ, तो भी उन्होंने हमारे पास CH3COO NaOH ले CH3COO NH4 बनाएंगे, सॉल्ट ही होता है एक तरह का, वाटर निकलेगा। चाहे आप HCl और NaOH ले लो, इसने भी NaCl ही बनाना है। तो सॉल्ट बफर में तो दोनों ही चल जाते हैं, चाहे वीक एसिड ले लो चाहे वीक बेस ले लो, दोनों की आपस में रिएक्शन होती है। सॉल्ट बनता ही न्यूट्रलाइजेशन से है, एसिड और बेस की रिएक्शन से। क्लियर। तो अब कुछ एप्लीकेशंस, मेन यूजेस क्या है बफर के? सबसे पहला यूज तो यही है कि ये मेंटेन करके रखता है पीएच। ठीक है, मेंटेन द पीएच ऑफ कल्चर मीडिया। बायोलॉजी में जितनी भी रिसर्च होती है ना, अच्छा बायोलॉजी की लैब है किसी के उसमें स्कूल में, यस कभी मैम, गए हो? वो यस देखे ना मैम, है कीड़े मैम। मकोड़े एक Yes, सॉल्यूशन में रखे हो, क्लास में। देखा है? यस मैम। यस मैम, तो वो कीड़े मकोड़ों को जिन सॉल्यूशन में रखते हैं ना, वो पीएच के मेंटेन सॉल्यूशन ही होते हैं। तो बायोलॉजिकल रिसर्च में पीएच का बहुत ज्यादा रोल होता है, ये उनके कल्चर मीडिया को मेंटेन करके रखते हैं। इंडस्ट्री में जितनी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग और लेदर इंडस्ट्री है, वहां पे बफर सॉल्यूशन को यूज किया जाता है। हमारे ब्लड का बफर भी जो है, पीएच जो है वो 7.4 रहता है। तो जब भी हमारा ब्लड टेस्ट होता है, तो वो भी उसको एक बफर के थ्रू जज करते हैं कि उसमें उसका टेम्परेचर या पीएच लेवल मेंटेन रहे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइट्रेशंस। अच्छा, ये टाइट्रेशन पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि टाइट्रेशन करी किस किस ने है। सबने टाइट्रेशंस करी है अपनी उसमें, वो फिनोल फेथैलिन है, पिंक टू कलरलेस, कलरलेस टू पिंक, ये वाली अभी नहीं करी किसी ने? यस मैम, हमने की है स्कूल में। नो नहीं मैम। नहीं करिए। अच्छा, ये आपको लैब में जरूर करवाएंगे। ठीक है, टाइट्रेशन क्या होती है? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। बिल्कुल, फर्स्ट यही रहता है, मेरे को यस लगता है मैम। 11th में इतना ही आएगा आपको। ठीक है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होती है कि आउट ऑफ एन एसिड एंड बेस सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, एक नॉन वॉल्यूम का ले लेते हैं, कोई भी मैम एक वो एसिड। ऑक्सैलिक एसिड से करवाया था और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से। हाँ, वही करवाते हैं ज्यादातर। फिर उसमें इंडिकेटर डलवाया होगा फिनोल फेथैलिन, यस मैम, फिर वो ऊपर से बेस ऐड करते रहोगे तो वो कलर आ जाएगा उसमें। बेटा। हाँ हाँ, वही यस करते मैम। हैं हमेशा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, आउट ऑफ एन एसिड और बेस सॉल्यूशन में से एक नॉन वॉल्यूम का सॉल्यूशन हम अपनी फ्लास्क में ले लेते हैं और दूसरे को भरते हैं ब्यूरेट में। ठीक है ना, आपको जो पता होता है नॉन वॉल्यूम ऐसे बोलते हैं ना, 10 ml ले लो उसमें नीचे वाली फ्लास्क में, और ब्यूरेट में हम भर देते हैं। फिर जैसे ही हम उसमें इंडिकेटर डालते हैं, हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऊपर ब्यूरेट से उसको आने देते हैं, और जब भी वो कलरलेस आ जाता है या कलर आ जाता है, हम वहां पे ब्यूरेट को बंद करके रीडिंग नोट करते हैं। यही किया था सबने। यस मैम, तो वही होती है बेटा टाइट्रेशन। ठीक है, वही होती है हमारे पास टाइट्रेशन, कि किसी भी एसिड और बेस सॉल्यूशन को एक नॉन वॉल्यूम को हम फ्लास्क में लेंगे और दूसरी को क्या लेंगे, ब्यूरेट में, और फिर कितना वॉल्यूम रिक्वायर हुआ न्यूट्रलाइजेशन के लिए वो नोट करते हैं। ठीक है, देन वी फाइंड द वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। मान लो HCl आपने लिया था, NaOH उसने NaCl कब बनाया, ये वॉल्यूम आप नोट डाउन करोगे, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, वो रिएक्शन जब एसिड और बेस रिएक्ट इकट्ठे होके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। अब हम इसमें यूज क्या करते हैं, इंडिकेटर फिनोल फेथैलिन। फिनोल फेथैलिन खुद व्हाइट कलर का होता है। ठीक है ना, व्हाइट होता है, ये कलरलेस केमिकल कंपाउंड है,
which is used as the indicator for the titration of HCl and NaOH। ये वही टाइट्रेशन है जो आपने करी, उसमें आपने फिनोल्फेथैलिन को ही यूज किया, ठीक है, उसको यूज किया जाता है जो HCl और NaOH की क्या है हमारे पास क्या बोल सकते हैं उस रिएक्शन के लिए। फिनोल्फेथैलिन होता है एक इंडिकेटर। दो तीन इंडिकेटर ही मेन यूज करते हैं, या तो आप फिनोल्फेथैलिन यूज करोगे, ठीक है, एक मिथाइल ऑरेंज होता है, अगर आपको कोई और एक्सपेरिमेंट कराएं तो मिथाइल ऑरेंज या Yes, मिथाइल, yes, sir. हाँ ये दो तीन ही इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं, इसके अलावा हमने नहीं करे कभी, ठीक है। तो फिनोल्फेथैलिन ले लिया। टाइट्रेशन का रिजल्ट क्या होता है? पिंक कलर, ड्यू टू एडिशन ऑफ एन एसिड बेस इंडिकेटर। जैसे ही आप फिनोल्फेथैलिन डालते हो वो क्या करता है? पिंक कर देता है सॉल्यूशन को। फिर वो हमारा टारगेट क्या होता है कि हमने कलरलेस करना है उसको। फिनोल्फेथैलिन टर्न कलरलेस टू ब्रिलियंट पिंक एज द सॉल्यूशन टर्न्स फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक। तो क्या हो जाता है, अब नीचे HCl है, यहाँ पे मेरे पास HCl है, मैंने फिनोल्फेथैलिन डाल दिया, उससे अभी कुछ रिजल्ट नहीं आया, फिनोल्फेथैलिन डाल दिया, सॉल्यूशन अभी भी एसिडिक है, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, ऊपर से बेस डाल रहे हो, NaOH आ रहा है ऊपर से ब्यूरेट से, NaOH जैसे ही आएगा थोड़ी देर बाद आपको क्या लगता है कि कलर पिंक हो गया, जैसे ही हमें पिंक कलर मिल जाता है ना, हम वहां पे रिएक्शन को क्या कर देते हैं? स्टॉप। तो पिंक कलर का क्या मतलब है कि अब जो हमारी रिएक्शन थी वो एसिडिक से बेसिक में कन्वर्ट हो गई है। तो ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब का एक टैप होता है, फिर आप वो वॉल्यूम नोट कर लेते हो, यही होती है हमारे पास टाइट्रेशन, ठीक है। एंड पॉइंट हमारा यही रहता है ना, कलरलेस टू पिंक, या किसी में रहता है पिंक टू कलरलेस। आपका क्या आया था लास्ट में? Pink color. हाँ पिंक पिंक कलर कलर, में। यही था कि Yes, ma'am. एसिड से आपने क्या बनाया? बेसिक। मैम हमारे तो वो फाइन ले लेते थे, हमारे तो कहते थे पैसे दो तोड़ दिए तो, हमारे स्कूल वाले बड़े गंदे थे, वो फाइन लेते थे। तुम्हें तुमसे नहीं लिया? अच्छा, एक ऑक्सैलिक No. एसिड भी आप ले सकते हो, वीक एसिड है, आप ऊपर HCl की जगह ऑक्सैलिक एसिड भी लोगे जो पार्शियली आयोनाइज होगा एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, दैट वुड गेट पार्शियली आयोनाइज क्योंकि वो वीक एसिड है। फिर एक इक्विवेलेंस पॉइंट आता है। इक्विवेलेंस पॉइंट हम कब अचीव करते हैं? जब इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एसिड और बेस को कंबाइन किया जाता है, यानी कि हम सॉल्यूशन ही पहले ऐसा बनाते हैं जिसमें 1 मोल ऑफ अमोनिया और 1 मोल ऑफ एसिड आप डाल देते हो, ठीक है ना, दोनों में इक्वल अमाउंट के एसिड और बेसिस को ऐड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एक इक्विवेलेंट अमाउंट हो गया। और इक्विवेलेंट पॉइंट भी तभी अचीव किया जाता है जब हमारे पास इक्विवेलेंट अमाउंट के एसिड और बेस होते हैं। इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्वली, इक्वली कहते हैं हम उसको। तो अगर 1 मोल ऑफ अमोनिया और HCl को लेंगे एंड 1 मोल ऑफ NH4Cl इज फॉर्म्ड, और उससे 1 मोल ऑफ NH4Cl बनता है, उसका क्या मतलब होता है कि इक्विवेलेंट अमाउंट क्या है? 1 मोल। यानी आपने रिएक्टेंट में 1 मोल अमोनिया लिया, 1 मोल ही HCl लिया और उसने 1 मोल ही हमें क्या दे दिया? NH4Cl। तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट इन नेचर है। तो इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ अ टाइट्रेशन, जो इंडिकेट करते हैं टाइट्रेशन का एंड पॉइंट क्या है। जैसे कि फिनोल्फेथैलिन बताता है कि पिंक कलर आएगा, मिथाइल ऑरेंज में येलो कलर सा आता है, थोड़ा येलोइश कलर आता है, वो चीजें जो इंडिकेट करे कि अब आपकी रिएक्शन क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज इंडिकेटर, ठीक है। सोल्यूबिलिटी हमारा रह गया, और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ये हम अपनी कल के लेक्चर में करेंगे, फिर ये खत्म है हमारा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपका जो संडे वाला टेस्ट है वो बेटर हो सके, ठीक है। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल डू फ्रॉम सोल्यूबिलिटी इटसेल्फ। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी आई हो तो वो पूछ सकता है। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टू दिस? नो, ठीक है। तो अटेंडेंस लेके संस्कार सारी अपडेट कर देनी है आपने मुझे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हम मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, डन ना? ठीक।